Hey guys, what's up? Hope you are doing well. So I welcome you all to a new polity series for UPSC Prelims 2025. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझने के लिए। किस तरीके से हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ और कैसे फाइनली हमने अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। इस लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड्स करने के लिए आप नीचे पिन कमेंट में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से इन सारे लेक्चर्स के पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं एक स्टोरी के फॉर्मेट में कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर जो एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे आई थी, एक पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करती है। तो सबसे पहले 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स मिलता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पावर्स दिया था कि वो इंडिया में जाके एज अ ट्रेडिंग कंपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकती है। और इसी पावर के बाद 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है और एज अ ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में ट्रेडिंग कंपनीज के तौर पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। पर समय के साथ साथ 1765 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ में दीवानी राइट्स को लेती है। दीवानी राइट्स का मतलब है कि इनके पास रेवेन्यू कलेक्शन और सिविल जस्टिस का पावर भी आ जाता है। किन किन स्टेट्स में ये होता है? तो ये होता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर। यानी कि 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो 1765 आते आते तक अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी के तौर पे भी इस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। यानी कि यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पावर को इंडिया में एक्सपेंड करना चाह रही है। फर्दर अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे ब्रिटिश रूल को, जो कि 200 साल का था, 200 साल से ज़्यादा का रूल था, इसे हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जिनमें से पहला है कंपनी रूल और दूसरा है क्राउन रूल। कंपनी रूल का मतलब कि ये रूल ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उनके द्वारा परफॉर्म किया गया था। और क्राउन रूल यानी कि ये क्वीन एलिजाबेथ या ब्रिटेन में जो भी किंग या क्वीन थी, उनके द्वारा ये रूल किया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम खाली कंपनी रूल को डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर 5 इंपॉर्टेंट एक्ट्स को पढ़ा जाता है, जिसमें से पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, तीसरा है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चौथा है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और एट द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1773 को। तो चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सबसे पहला हमारा जो एक्ट है, सबसे पहले समझते हैं इसके बैकग्राउंड को। तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने हाथ में दीवानी राइट्स ली थी, उनके रूलिंग में कुछ मिसमैनेजमेंट के कारण यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था और साथ ही साथ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट भी हो रहा था। इसके पीछे कारण था कि जो भी कंपनी के ऑफिशियल्स थे, वो अपने प्रॉफिट को बनाने में लगे हुए थे। वो लोगों से ब्राइब्स लेते थे, लोगों से घूस लेते थे। इसके कारण कंपनी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब रही थी और एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट भी हो रहा था। इसके पीछे दूसरा कारण था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वो कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना चाहती थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट को संभाल नहीं पा रही थी। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ये चाहती थी कि वो कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करे। इसीलिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया। रेगुलेटिंग एक्ट से ही हमें पता चलता है कि किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया होगा। तो इनके कुछ की फीचर्स को अगर देखा जाए तो सबसे पहले इन्होंने इस्टेब्लिश किया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि वैरेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमारे वैरेन हेस्टिंग रहते हैं। सेकंड यहाँ पे देखा जाए तो इसने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को बंगाल प्रेसिडेंसीज के सबऑर्डिनेट कर दिया था।
अब तक बंगाल, बॉम्बे और मद्रास ये इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसीज हुए करते थे, लेकिन अब इस एक्ट के बाद बंगाल प्रेसिडेंसीज को सुप्रीम बना दिया गया और इसी के अंदर मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को भी ला दिया गया। साथ ही साथ इन्होंने 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया था जो हमारे गवर्नर जनरल को असिस्ट करता था। तो ये तो हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का बात। अगर जुडिशियल रिफॉर्म का बात किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा इन 1774, यानी कि 1774 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होता है जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस को अपॉइंट किया जाता है। कंपनीज के अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जितने भी कंपनीज के सर्वेंट्स थे इन्हें प्राइवेट ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होने से रोका गया था, यानी कि कोई भी कंपनी सर्वेंट अब प्राइवेट ट्रेडिंग में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर सकता था और ना ही वो किसी से गिफ्ट या ब्राइब्स एक्सेप्ट कर सकता था, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा कारण था जिसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वीक हुआ था और कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सेटअप किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक गवर्निंग बॉडी था जो कि कंपनी के सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स को इंडिया में देखता था। तो बेसिकली ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था इसके पास रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री तीनों के तीनों पावर्स दिए गए थे। सिग्निफिकेंस का बात किया जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन हिस्ट्री में या इंडियन पॉलिटिकल में, तो देखा जाए तो ये पहला स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपना कंट्रोल जमाया था और ये फाउंडेशन रखता है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यहाँ से अब आप देखोगे कि किस तरीके से पूरा का पूरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप सेंट्रलाइज्ड होता है और पावर जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में जाती है। तो इसीलिए हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 का बात किया जाए तो इसे बेसिकली जो भी शॉर्टकमिंग्स था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का, इसे ठीक करने के लिए लाया गया था। यानी कि जो भी कमी हमारे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में थी उनको पूरा करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को लाया गया था। इनके की फीचर्स के बारे में देखा जाए तो ये सबसे पहला हमारा डुअल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करते हैं इंडिया में। डुअल गवर्नमेंट का मतलब है कि कमर्शियल अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को अलग अलग कर दिया गया था। यानी कि हम देखेंगे कि कमर्शियल अफेयर्स के लिए एक अलग बॉडी सेटअप किया जाता है और पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए एक दूसरा बॉडी सेटअप किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जो कि एक 6 मेंबर बॉडी था जिसे क्रिएट किया गया था ब्रिटेन में, जो कि सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को इंडिया के अंदर कंट्रोल करता था। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जो पावर थी वो सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स थी। बेसिकली बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल थे। नेक्स्ट है हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया था टू मैनेज द कंपनी कमर्शियल अफेयर्स, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास पॉलिटिकल पावर था एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास कमर्शियल पावर्स था। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि पॉलिटिकल फंक्शंस बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालती थी और कमर्शियल फंक्शंस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा संभाला जाता था। सिग्निफिकेंस का बात किया जाए कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन सुप्रीम कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ये अल्टीमेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में पावर जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को गवर्न करने का। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि धीरे धीरे पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में जाती है, जो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में पूरे तरीके से क्राउन रूल में बदल जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्ट की तरफ और ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1813।
इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि द एक्ट ended ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड्स, ओपनिंग ट्रेड टू प्राइवेट मर्चेंट्स। यानी कि अब तक जो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी, अब उनसे ख़त्म करके प्राइवेट मर्चेंट्स के लिए भी ट्रेडिंग राइट्स को ओपन किया गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ अब ट्रेडिंग राइट्स प्राइवेट मर्चेंट्स को भी प्रोवाइड किए गए थे। लेकिन जो कंपनी However, the company retained the monopoly on tea and trade with China. But China और टी के साथ जो ट्रेडिंग राइट्स थे वो एक्सक्लूसिवली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। प्रीवियसली यूपीएससी ने इसी दो स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ रखा है, तो इस स्लाइड के एक एक पॉइंट्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको याद करना होगा। साथ ही साथ चैटर एक्ट ऑफ 1830 में हम देखते हैं कि 1 लाख रुपए एलोकेट किए जाते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए। साथ ही साथ एक्ट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश क्राउन हैड सुप्रीम ऑथोरिटी ओवर इंडिया। यानी कि अब धीरे धीरे ये बताया जा रहा था कि इंडिया के अंदर सुप्रीम ऑथोरिटी अल्टीमेटली ब्रिटिश क्राउन के हाथ में है। अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। साथ ही साथ क्रिश्चियन मिशनरीज को ये परमिशन मिला कि वो इंडिया में जाके अपने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे दो चीज़ देखते हैं, एक एजुकेशन और एक क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना। यानी कि अब ये धीरे धीरे कल्चर में भी चेंज लाना शुरू कर रहे थे, क्योंकि अगर आपको किसी तरीके से पूरे कंट्री को अगर अपना गुलाम बनाना है तो आपको उनको एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ कल्चरली भी पूरा बदलना होगा। तो यहाँ पे कल्चर को भी चेंज किया जा रहा था, एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज किया जा रहा था। पूरे तरीके से इंडियन सिस्टम को ब्रिटिश अपने हाथों में ले रहे थे। तो ये चैटर एक्ट ऑफ 1813 का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसी तरीके से आते हैं चैटर एक्ट ऑफ 1833। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैटर एक्ट ऑफ 1833। यहाँ पे क्या होता है कि एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ मेकिंग इट अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। यही वो एक्ट है जिसमें फाइनली ये बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक कमर्शियल बॉडी नहीं है, बल्कि अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को संभालेगी। इसमें की फीचर्स अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो अब तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। यानी कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे अब उनको पूरे के पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेनेटिक हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज लॉस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो बॉम्बे और मद्रास को बंगाल प्रेसिडेंसीज के सबऑर्डिनेट किया गया था, अब उनसे पूरा का पूरा लेजिस्लेटिव पावर ही छीन लिया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं पावर को सेंट्रलाइज्ड करने का कोशिश किया जा रहा था इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, और ये किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बॉम्बे और मद्रास के लेजिस्लेटिव पावर्स को भी छीन लिया गया था। द एक्ट कॉल्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन अंडर लॉर्ड मैकॉले। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर लॉ कमीशन को अपॉइंट किया गया था लॉर्ड मैकॉले के द्वारा, जिसे फाइनली आईपीसी के तौर पे हम पढ़ते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना होगा। सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल बॉडी से चेंज करके अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है कि अब सेंट्रलाइजेशन की तरफ काम हो रहा था। और कोडिफिकेशंस ऑफ इंडियन लॉस, जितने भी इंडियन लॉस थे उनको एक जगह कोडिफाई किया जा रहा था बाय लॉर्ड मैकॉले, जिसे आईपीसी सीआरपीसी के तौर पे एक जगह लिखा जा रहा था सारे के सारे लॉस को। बढ़ते हैं हमारा लास्ट चैटर एक्ट ऑफ 1830। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले गवर्नर जनरल काउंसिल को एक्सपेंड किया जा रहा था। 6 न्यू मेंबर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिलर बोलते थे, और ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करता था। ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करता था। यानी कि गवर्नर जनरल्स के काउंसिल को एक्सपेंड किया गया, 6 न्यू मेंबर्स को जोड़ा गया। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग किया गया। गवर्नर जनरल का
लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था ये लेजिस्लेटिव फंक्शन को संभालता था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव फंक्शन को संभालता था। इसी के साथ साथ सिविल सर्वेंट्स के लिए ओपन कंपटीशन चालू किया गया लॉर्ड मैकॉले के रिपोर्ट ऑफ 1854 के हिसाब से। लॉर्ड मैकॉले का जो रिपोर्ट था 1854, इसके हिसाब से ओपन कंपटीशन चालू किया गया फॉर सिविल सर्विस इन इंडिया। ऑल्दो ये कंपटीशन इतना टफ था कि कोई भी इंडियंस का सेलेक्ट हो पाना नामुमकिन था, क्योंकि पहली बात तो ये एग्ज़ाम लंदन में करवाई जाती थी, दूसरा कि इसका एज को भी काफ़ी ज़्यादा कम रखा गया था। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम सिविल सर्विस इन इंडिया को डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर में मैं आपको बहुत ही डीप में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना समझना है कि 1853 में ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, यहाँ पे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा को भी रिप्रेजेंटेशन मिला था। यानी कि बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा से गवर्नर जनरल काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कंपनी रूल को इन डेप्थ में पढ़ा, जिसके अंदर हमने 5 इंपॉर्टेंट एक्ट्स को डिस्कस किया। पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1830, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्राउन रूल को। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।